साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध कथाकार नवनीत मिश्र की लिखी हुई कहानी हतक। नवनीत मिश्र जी ने रेडियो उद्घोषक के रूप में भी बहुत प्रसिद्धि पाई है। वे आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े हुए थे। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी हतक। नहीं, नाम पर मत जाइए। नाम से अक्सर बड़े धोखे हो जाते हैं। नाम कभी कभी आदमी के व्यक्तित्व और उसके वास्तविक होने से एकदम उलट होता है। नाम के मामले में हम काफ़ी हद तक, बल्कि कहें तो 100% पराधीन होते हैं। हमें किस नाम से पुकारा और पहचाना जाएगा, इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। बाद में हम कितनी भी कोशिश कर लें, नाम बदलने के लिए अखबार में कितने ही कोरिजेंडम छपवा दें, एक बार चल पड़े नाम से पीछा छुड़ाना लगभग असंभव ही होता है। जोखू प्रसाद तिवारी के साथ ऐसा ही हुआ। अब जोखू प्रसाद सुनकर आपके मन में निश्चित रूप से जिस तरह के आदमी की छवि बनेगी वो वैसी ही होगी जैसी किसी जोखू प्रसाद की हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कभी कभी नाम आदमी के व्यक्तित्व से बिल्कुल उलट भी होते हैं। 2 बार गर्भपात हो चुकने के बाद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की मरीज श्रीमती तिवारी ने जब तीसरी बार गर्भ धारण किया तो डॉक्टर ने उन्हें पूरे समय बिस्तर पर लेटे रहना तजवीज़ किया। पाखाना पेशाब भी बिस्तर पर ही। उस बार डॉक्टर ने गर्भ के बढ़ने के साथ ही उसके बढ़ते वजन से खुल जाने वाली कमज़ोर बच्चेदानी के मुंह पर टाँका लगा दिया था और विश्वास दिलाया था कि अगर पूरा आराम किया गया तो इस बार वो माँ अवश्य बन सकेंगी। लेकिन ये भी बता दिया था कि बच्चेदानी कोई बोरा नहीं है कि उसे जितनी बार चाहो सिल लो या सुतली उधेड़ कर खोल लो। डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस उपाय से भी गर्भपात नहीं रुक सका तो श्रीमती तिवारी को संतान की आस हमेशा के लिए छोड़ देनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर आतंकित हो उठी श्रीमती तिवारी के सामने करो या मरो की सी स्थिति थी। पिछली 2 बार थक्के बनकर नाली में बह गई अपनी संतानों की दुखद स्मृतियों को उन्होंने परे सरकाया और तीसरी के लिए मन प्राण से तपस्या शुरू कर दी। 9 महीने बाद जब उनका पेट चीरकर एक गदगदा सा बेटा उनकी एक बाह के घेरे में लिटाया गया तो वो उन्हें किसी देवदूत द्वारा भेजे गए उपहार जैसा लगा। दूधिया गुलाबी रंग, जरा सी पलकें खुलने पर कौन सी मारती छोटे कंचे जैसी नीली आँखें और गटा पारचा के गुड्डे जैसे छोटे छोटे हाथ पैरों वाले बच्चे को अपने सीने से सटाते हुए श्रीमती तिवारी हर्षातिरेक में रो पड़ी। अरे बड़े जोखों का जाया है तू, श्रीमती तिवारी ने कहा और बड़ी कठिनाई से मिली निधि को जोर से भींच लिया। श्री तिवारी और कई नाते रिश्तेदारों ने श्रीमती तिवारी की बात सुनी और प्रभु को धन्यवाद दिया। जोखिम भरे दिन बीत गए थे, लेकिन जोखों की वो कराह लोगों की जुबान पर जोखू बनकर उतरी और अंततः उसने जोखू प्रसाद तिवारी बनकर ही दम लिया। जोखू प्रसाद तिवारी ने होश संभालने के बाद लाख अपने नाम को जेपी तिवारी प्रसिद्ध करना चाहा, लेकिन जहाँ कहीं पूरा नाम बोले बिना काम नहीं चलने वाला होता वहाँ तो खैर। जोखू प्रसाद तिवारी का परिवार शासकों की पंगत में बैठने की चाहना रखने वाला परिवार था। कई पीढ़ियों से उनके परिवार में इच्छा पलती आई थी कि घर में कोई डायरेक्ट आईएएस हो। जोखू के पिता खानदान के पहले आईएएस थे, लेकिन प्रमोटी होने के कारण वो खुद अपने भीतर कोई हनक जैसी महसूस नहीं कर पाते थे, जो डायरेक्ट आईएएस बनने वाला कुर्सी पर बैठते ही दूसरों को महसूस करा देता है। पिता का एक ही सपना था कि जो उनसे नहीं हो सका वो जोखू प्रसाद कर दिखाएं। 2-2.5 साल बीतते ही जोखू प्रसाद को गोरी चिट्टी भाषा और उसका शुद्ध उच्चारण मुगली घुट्टी 555 की जगह पिलाया जाने लगा। कुछ समय और बीता और उन्हें ऐसे स्कूल में दाखिल करा दिया गया जहां सांवली या काली भाषा बोलने पर बेत खाने पड़ते थे। मतलब ये कि जोखू प्रसाद मिट्टी के लोंदे की तरह चाक पर चढ़ा दिए गए थे, जिस पर से उन्हें सुंदर कलश बनकर उतरना ही था। जोखू प्रसाद
जब कभी स्कूल की छुट्टियों में घर आते तो उनको देखकर तिवारी जी और मिसेस तिवारी भ्रम में पड़ जाना चाहते कि क्या सचमुच ये उनका जोखू ही है। गौरांग प्रभुओं जैसा ललाई लिए हुए गोरा रंग, हल्के सुनहरे बाल, बनी हुई दाढ़ी के बाद अपना आभास भर देती हल्की हरी दिमाग, नीली नीली चमकती आँखें, निकलता हुआ कद, मजबूत शरीर। वैसे तो जोखू प्रसाद जो कुछ भी पहन लेते उन पर भभता, लेकिन जब वो नीले रंग का सूट पहन लेते तो उनके गोरे रंग के कंट्रास्ट में उनका सारा का सारा व्यक्तित्व सुदर्शन हो उठता। धरती पर अपनी धमक का एहसास कराते जोखू प्रसाद नाक की सीध में देखते हुए चलते। 10वें दर्जे में पढ़ रहे जोखू प्रसाद में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखाई पड़ने लगी थीं, जिसमें सिखाया जाता है कि तुम किसी की तरफ मत देखो क्योंकि लोगों को तुम्हारी तरफ देखना है। तिवारी जी देखते और सोचते कि ये उनका बेटा नहीं, उनके सपने का साकार रूप है। लेकिन तिवारी जी को उस दिन अपनी उम्मीदों का महल ढहता हुआ जान पड़ा जिस दिन पत्नी से उन्हें पता लगा कि जोखू डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं। डॉक्टर बनोगे तुम? डॉक्टर? डॉक्टर होता क्या है? आईएएस भी नहीं, उसका पीएस भी फ़ोन कर दे तो तमाम डॉक्टर हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। तिवारी जी इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए जोखू को तलब कर लिया। नहीं डैड, मैं फ़ोन करवाने वाला नहीं, फ़ोन करके बुलाया जाने वाला बनना चाहता हूँ। जोखू ने पिता की बात से जरा भी प्रभावित हुए बिना शांत स्वर में कहा तो उन्हें लगा कि बेटे की इस भावुकता को आसानी से तोड़ ले जाएंगे। देखो जोखू, इस देश में नौकरी सिर्फ एक ही है जो कहलाती तो नौकरी है लेकिन असल में होती बादशाहत है। बाकी नौकरियां तो चाकरी से ज़्यादा और कुछ नहीं। तिवारी जी ने जोखू के सामने जालसा बुनना शुरू किया। रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म आपने देखा है? उसके एक कॉलम में पूछा जाता है कि क्या आप डॉक्टर हैं, यह नहीं पूछा जाता कि क्या आप आईएएस हैं। जोखू ने पिता के बुने हुए जाल को अपने तर्क के एक ही बार में काट डाला। अव्वल तो आमतौर पर आईएएस रेल में सफ़र करता नहीं, वो हवाई यात्राएं करता है। लेकिन जब कभी रेल से यात्रा करता है तो उसके रिजर्वेशन से लेकर कंपार्टमेंट में उसका सामान रखने तक और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए हाथ बांधे सरकारी नौकरों, जिन्हें मैं चाकर कहता हूँ, की फौज जुटी रहती है। लेकिन डॉक्टर? तिवारी जी ने तुलना प्रस्तुत करते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर की पूछ उस समय होती है डैड जब कभी ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और आपके बादशाह सहित तमाम लोग सरकारी इमदाद के पहुंचने से पहले करा रहे होते हैं। और डैड, आप कितनी जल्दी भूल गए कि मिस्टर शिरोडकर एक डॉक्टर थे, कोई आईएएस नहीं, जिन्होंने मॉम जैसी जाने कितनी निराश औरतों के लिए उस टाँके का आविष्कार किया जिसका जीता जागता परिणाम हूँ मैं, आपका बेटा। उनके ईजाद किए गए उस टाँके को पूरी दुनिया शिरोडकर टैग के नाम से जानती है। जोखू ने अपने निर्णय के पक्ष में मजबूत तर्क रखा, जिसने जरा देर के लिए तिवारी जी की बोलती बंद कर दी। मगर मरीजों की सेवा करो, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान लड़ा दो, फिर भी कोई रुतबा नहीं। तिवारी जी ने भुनभुनाते हुए कहा तो जरूर, लेकिन उनको उन दिनों की याद आ गई जब निस्संतान होने की पीड़ा उनकी पत्नी को मथती रहती थी और वो कुछ भी न कर पाने की हालत में असहाय से छटपटाते रहते थे। जोखू प्रसाद ने इंटरनेट के जरिए कितना कुछ जान लिया था और पिता के मर्म को छू दिया था। उन्होंने मनी मन हथियार डालते डालते भी एक कमज़ोर सी कोशिश और की थी। अरे डैड, सेवा करने वाले का क्या रुतबा, सेवक का रुतबा किसी किसी को ही मिलता है और वो भी उसे ऊपर से ही आता है। जोखू ने सूफियाना अंदाज से आसमान की ओर देखा और दुआ मांगने के से भाव से अपने दोनों हाथ उठा दिए। तिवारी जी ने अपने इकलौते पुत्र की इच्छा के सामने सिर झुका दिया। जोखू प्रसाद को देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब तक हॉस्टल में रहना अनिवार्य ना हो जाए तब तक के लिए जोखू प्रसाद ने शहर में एक कमरा किराए पर ले लिया। तिवारी जी ने खाना बनाने, कपड़े धोने और इसी तरह की सेवाओं के लिए एक नौकर साथ कर दिया।
पढ़ाई के पीछे भूत की तरह लगे जोखू प्रसाद को नहाने खाने की भी सुध नहीं रहती। पढ़ते पढ़ते जब उनकी आंखों से दिखाई देना बंद होने लगता और बैठे बैठे कमर टूटने टूटने को हुआती तो वो जरा देर के लिए बालकनी में खड़े होकर सड़क पर आती जाती सवारियों को देखते या 7 टाइम्स खेल रहे बच्चों के साथ जरा देर उछल कूद करके ताज़ा दम हो जाते और फिर अपने को कमरे में कैद कर लेते। ऐसे ही एक दिन पढ़ते पढ़ते बुरी तरह थक जाने के बाद जोखू प्रसाद अपनी बालकनी में खड़े थे तो नीचे के हिस्से में रहने वाले डॉक्टर विनय कुमार पांडे लॉन में तख्त पर बैठे पंखा जलते हुए दिख पड़े। बिजली चली गई थी और उतर आए अंधेरे और गर्मी ने जोखू प्रसाद को कमरे से बाहर निकलने की मोहलत दे दी थी। जोखू प्रसाद नीचे उतरकर डॉक्टर पांडे के पास पहुँचे। प्रणाम डॉक्टर साहब, जोखू प्रसाद ने अपने से एक बहुत सीनियर डॉक्टर को सम्मान देते हुए कहा। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर पांडे, जो जिला चिकित्सालय में क्षय रोग विशेषज्ञ थे, ने हाथ के पंखे से अपनी नंगी पीठ पर बैठे मच्छर को मारते हुए प्रणाम का जवाब प्रणाम से दिया। मैं ऊपर रहता हूँ, आपकी नेम प्लेट कई बार देखी, मिलने का सौभाग्य आज मिला। जोखू प्रसाद ने बात आगे बढ़ाई। आपका कौन सा विभाग हुआ? डॉक्टर पांडे ने पूछा। मैं MBBS कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा ईयर? अभी तो फर्स्ट ईयर है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर पांडे ने पूछा। जी, जोखू प्रसाद, जोखू ने बताया और तख्त के एक कोने पर बैठ गए। कोटे से हुआ है एडमिशन? डॉक्टर पांडे ने अंधेरे में जोखू प्रसाद को गहरी निगाहों से देखने की कोशिश की। उन्हें जोखू प्रसाद के इस तरह तख्त पर बैठने से बेचैनी महसूस हुई। जी नहीं। जोखू प्रसाद के आगे क्या लिखते हैं? डॉक्टर पांडे की आवाज़ में एक तल्खी आ गई जिसे उन्होंने दबाने की कोशिश नहीं की। ब्राह्मण हूँ, इस बार बेचैनी जोखू प्रसाद ने महसूस की। आस्पद बोलिए, आस्पद, डॉक्टर पांडे ने थानेदार की तरह पूछा। तिवारी, जोखू प्रसाद तिवारी, जोखू प्रसाद ने बताया जैसे कोई गुनाह कबूल करते हो। घर कहाँ हुआ आपका? जिरह अभी पूरी नहीं हुई थी। जी, कानपुर, जोखू प्रसाद ने बताया। ओह, कन्नौजियाँ हैं, डॉक्टर पांडे ने अफसोस भरे स्वर में कहा। जी, जोखू प्रसाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या जमाना आ गया है, किसी सरयू पारीण के सामने कोई कनौजिया खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता था और आज आप मेरे बराबर मेरे ही घर में मेरे तख्त पर बैठे हैं। डॉक्टर पांडे ने खराब समय को पूरे दुख के साथ कोसते हुए कहा। जोखू प्रसाद को लकड़ी के तख्त में बिजली का तेज करंट दौड़ता हुआ सा महसूस हुआ। वो तुरंत उठ खड़े हो गए। उन्होंने अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस किया। वो कसैला सा कुछ कहकर चल देना चाहते थे। एक हिसाब से देखा जाए तो आप लोग तो रावण की पूजा करने वाले हुए। डॉक्टर पांडे कोई दूर की कौड़ी लाए। कैसे भला? जोखू प्रसाद ने अपमान की चोट सहलाई और वापस लौटने लगे। अपने पैरों को जरा देर के लिए रोक लिया। काहे भाई, राजा रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या जी लौटे तो आप लोगन ही ना उनके अश्वमेध यज्ञ का बहिष्कार किए थे। डॉक्टर पांडे ने जोखू प्रसाद को उनके रावण पूजक होने का प्रमाण दिया। अश्वमेध नहीं, राजसूय यज्ञ। जोखू प्रसाद ने डॉक्टर पांडे की भूल सुधारी। हाँ हाँ, वही वही। डॉक्टर पांडे ने अपनी टेक बनाए रखी। और आप लोगों ने उनका साथ दिया तो सरयू पार का इलाका आपको इनाम में मिल गया। जोखू प्रसाद ने डॉक्टर पांडे को चिढ़ाने के भाव से कहा। हाँ तो राजा रामचंद्र जी एक अत्याचारी राक्षस को मारे थे, उनका साथ हम काहे नहीं देते भला? क्या आप लोगों की तरह अपने कुतर्क पर अड़े रहते कि रावण ब्राह्मण था इसलिए जग से पहले राजा रामचंद्र जी ब्रह्म हत्या के लिए प्रायश्चित करें? डॉक्टर पांडे ने बिना चिढ़े जरा रोष के साथ कहा। किस जमाने में रहते हैं विमल जी, पांडे जी, पंडित जी, क्षय रोग दूर करने वाले डॉक्टर साहब? जोखू प्रसाद ने डॉक्टर पांडे के लिए एक एक संबोधन को क्रमशः आवाज़ ऊंची करते हुए कहा और अंतिम संबोधन को लगभग चीखने की ऊंचाई तक पहुंचाकर वापस अपने कमरे में लौट आए।
उस रात काफ़ी देर तक किताबें सामने खुली रहीं, लेकिन जोखू प्रसाद डॉक्टर पांडे से हुई बातचीत के बारे में ही सोचते रहे। उनसे मिलने जाने के अपने निर्णय पर पछताते रहे। जोखू प्रसाद डॉक्टर जोखू प्रसाद तिवारी हुए तो इसलिए नहीं कि किसी आईएएस के पीएस के एक फ़ोन पर हाथ बांधे उनकी कोठी पर हाजिर हो जाएं। एमएस करने के बाद एफआरसीएस करने के लिए दिए गए इम्तिहान में वो पास हो गए थे। डॉक्टर जोखू प्रसाद तिवारी यूके गए तो थे एफआरसीएस करने, लेकिन वहाँ की सुख सुविधाओं ने उन्हें 1 वर्ष का कोर्स पूरा होते होते ऐसा मोह लिया कि फिर वो अपने देश नहीं लौटे। डॉक्टर जोखू ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक होकर स्कॉटलैंड के किसी शहर में बस गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक बार टिकट भेजकर तिवारी जी और श्रीमती तिवारी को अपने पास बुलवाया। हीथ्रो पर उतरने के बाद तिवारी जी का जी जोखू की लिमोसिन देखकर ही जुड़ा गया, जिसको चलाने के लिए एक अंग्रेज लड़का ड्राइवर था। तिवारी जी मन में जोखू के आईएएस ना बनने का अफसोस काफ़ी हद तक कम हो गया। जोखू प्रसाद का वातानुकूलित घर देखकर वो मुग्ध हो गए। घर के बाहर फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा खुला अहाता देखकर तिवारी जी को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। पूरे घर में बिछी मुलायम कालीन में धंसते पैरों को संभालते तिवारी जी ने सोचा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मोर यूके के जंगल में न नाचकर अगर इंडिया के कानपुर में नाचता तो बात कुछ और ही होती। एक दिन जोखू प्रसाद तिवारी जी और श्रीमती तिवारी को म्यूज़ियम दिखाने ले गए। भीतर जाते समय स्थिति कुछ ऐसी बनी कि जोखू प्रसाद तिवारी जी और श्रीमती तिवारी के साथ एक अंग्रेज महिला भी दरवाजे के ठीक सामने आ खड़ी हुई। जोखू प्रसाद अभी कुछ सोचते कि तिवारी जी और श्रीमती तिवारी दरवाजे से भीतर चले गए। जोखू प्रसाद और वो अंग्रेज महिला दरवाजे के बाहर ही रह गए। जोखू प्रसाद शिष्टाचारवश और महिलाओं को प्राथमिकता देने के एटिकेट के तहत अपनी कमर को जरा सा खम देते हुए झुके, दरवाजे की ओर हाथ से इशारा किया और अंग्रेज महिला को अपने से आगे चलने के लिए रोके रहे। तब तक तिवारी जी और श्रीमती तिवारी थोड़ा आगे निकल गए थे। अंग्रेज महिला ने मुस्कुराकर जोखू को थैंक यू कहा और तिवारी जी और श्रीमती तिवारी को इशारा करते हुए घृणा से बोली, आई हेट दीज इंडियंस। डॉक्टर जोखू प्रसाद पुलक से भर उठे। अपने अंग्रेज जैसा दिखने का पता तो उन्हें पहले से था। कभी भारत आते तो इस बारे में लोगों की टिप्पणियां सुनते सुनते उनके कान पक जाते थे, लेकिन उस अंग्रेज महिला ने उनके पूरे व्यक्तित्व पर अंग्रेज होने की जैसे पक्की मोहर लगा दी थी। डॉक्टर जोखू प्रसाद 2-3 साल में अपने देश आते तो वहाँ यूके में उनका रहन सहन देख चुके तिवारी जी और श्रीमती तिवारी के लिए वो मुअज्जिज मेहमान जैसे होते। डॉक्टर जोखू प्रसाद ज़्यादातर मामलों में यहाँ की रोज़मर्रा की दिक्कतों को जिज्ञासु भाव से सुनते हैं और OIC जैसा कुछ बोलकर चुप हो रहते। अंग्रेजी वो पहले भी अंग्रेज़ों की ही तरह बोलते थे। कुछ वर्षों बाद कंधों के उचकने, हाथों के संचलन और किसी छोटी सी बात पर भी उनके मुंह से निकलने वाली आह्लादकारी चीखों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। वो किसी साधारण सी बात को भी आश्चर्य से आंखें फैलाकर सुनने लगे थे। थाली में रोटी रखे जाने जैसे किसी छोटे से काम के एवज में भी आरोह अवरोह के साथ थैंक यू बोलने लगे थे और सड़कों पर घूम रहे कुत्तों और गायों को देखकर इस बात को निश्चित तौर पर कहने लगे थे कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। उनके पर्स से रुपए निकालने, पेन पकड़ने और यहाँ तक कि छींकने के बाद रुमाल से नाक साफ करके एक्सक्यूज़ मी कहने की भी उनकी अपनी एक अलग अदा हो गई थी। उस बार डॉक्टर जोखू प्रसाद भारत आए तो छोटे क्लासों में साथ पढ़ चुके साथियों ने पकड़ लिया। वे सब एक शाम डॉक्टर जोखू के साथ बिताना चाहते थे। वे सब वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के समाज और ख़ुद डॉक्टर जोखू के जीवन के बारे में जानने को उत्सुक थे। उन्होंने डॉक्टर जोखू प्रसाद की प्रतिष्ठा और रुचि के हिसाब से एक अच्छे होटल के एक कमरे में उनके साथ मिल बैठने की व्यवस्था की। अपने साथियों के बीच अलग से चमक रहे डॉक्टर जोखू प्रसाद होटल के रिसेप्शन से लेकर कमरे में आ जा रहे वेटरों तक के बीच फुसफुसाहट और तरह तरह के अनुमानों के केंद्र बिंदु बने हुए थे।
जिन वेटरों की उस कमरे में ड्यूटी नहीं थी वे भी इस कमरे के वेटरों से सुनकर किसी न किसी बहाने कमरे में आते और जोकू प्रसाद को एक निगाह देख जाते। जाम लबरेज थे। जोकू प्रसाद सहित 6 लोगों की अंगुलियां अपने अपने गिलास थामे थी, पर पीने का होश किसी को नहीं था। सब जोकू प्रसाद को सुन कम देख ज़्यादा रहे थे। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के पास कोयले और लोहे के सिवाय और था ही क्या। और आयरलैंड के लोग एकदम असभ्य, अनकल्चर्ड, आवारा और बेशऊर। ग्रेट ब्रिटेन का सूरज जो कभी अस्त नहीं हुआ करता था, उसका एकमात्र कारण था स्कॉटलैंड। स्कॉटिश यानी ब्लू ब्लड, राज परिवार का एकदम शुद्ध, बगैर किसी मिलावट का, एकदम खाँटी योद्धाओं का, शासकों का और अपने होने को सिद्ध और सार्थक करने वाला खून। महान लॉर्ड क्लाइव स्कॉटलैंड का ही था, जिसने इस देश में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। पूरे ग्रेट ब्रिटेन को राजा देने वाला स्कॉटलैंड जिसने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से दुनिया में जासूसी करने वाली सबसे बड़ी संस्था खड़ी की, स्कॉटलैंड यार्ड। और स्कॉटलैंड जिसने दुनिया को दी ये अनमोल स्कॉच विस्की। सो गाइज, उसी स्कॉटलैंड के नाम पर चीयर्स। डॉक्टर जोकू प्रसाद ने अपना गिलास उठाया तो चारों ओर से 5 गिलास उठे और उन्होंने खनकदार हंसी के साथ जोकू प्रसाद के स्कॉटलैंड को चूम लिया। तभी होटल के एक वेटर ने मेज़बान के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। जरा हम भी तो सुने, क्या कह रहे हैं आप चुपके चुपके। हमेशा खिलंदड़े और खिले खिले मूड में रहने वाले डॉक्टर जोकू प्रसाद ने वेटर से पूछा। ये पूछ रहा है कि क्या साहब अंग्रेज हैं? मेजबान ने मुग्ध भाव से जोकू प्रसाद की ओर देखते हुए बताया। अरे यार, तुमने तो मेरी इंसल्ट कर दी, गाली दे दी तुमने मुझे। डॉक्टर जोकू प्रसाद ने ठक की आवाज़ के साथ गिलास मेज पर रखते हुए कहा। महफिल में सन्नाटा खिंच गया। लोग गंभीर हो गए। वेटर सकपका गया। सभी लोगों को लगा कि एक भारतीय को अपने आप को अंग्रेज कहे जाने से तकलीफ पहुंची है। उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया है। नहीं मेरे दोस्त, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं स्कॉटिश हूँ। जोकू प्रसाद, जेपी, 20 बिस्वा की आंख वाले चट्टू के तिवारी, कनौजिया बाभन, डॉक्टर जोकू प्रसाद तिवारी ने वेटर को उसकी भूल सुधारते हुए बताया। और ऐसा करते समय उनके जरा सा मुस्कुरा देने से चेहरे पर चढ़ गए गुस्से के मुखौटे पर दरार सी पड़ती दिखाई दी, जिससे पता लगता था कि उन्होंने वेटर को उसके इस अपराध के लिए क्षमा कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे नवनीत मिश्र जी की लिखी हुई कहानी हतक। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।